जी। जी स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते जी। हैं। अच्छा जी, यहाँ पर डिस्कशन एंड हुआ कि आपके हिसाब से एसेट की डेफिनेशन क्या है। आपने मुझे कहा कि एनीथिंग ओन्ड बाय अ कंपनी या एनीथिंग ओन्ड बाय अस इज नॉट एसेट्स। मैंने आपको कहा कि यार, अगर ये डेफिनेशन में आपसे एग्जामिनेशन में पूछता और आप मुझे ये रिस्पॉन्स देते तो मैं शायद 1 मार्क्स दे देता, उससे ज्यादा मार्क्स नहीं देता, क्योंकि डेफिनेशन इनकम्प्लीट। अब हम डेफिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो डेफिनेशन जो हमारे पास IFRS के अंदर है। ठीक है, हम उन डेफिनेशंस को अब जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा जी, एसिड के अंदर हमेशा जब भी आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी हो, पता लगानी हो कि कोई भी चीज मेरा एसिड है या नहीं है, तो आप उसमें 3 चीजें देखेंगे। अगर उसके अंदर वो 3 चीजें मौजूद हैं तो समझ लीजिए वो आपका एसिड है। अगर उसमें वो तीनों चीजें मौजूद नहीं है तो वो आपका एसिड नहीं है। ऐसा किसने कहा? IFRS ने कहा। अब IFRS वो पहली बात बताने जा रहा है जो एसिड के अंदर होनी चाहिए। वो पहली बात क्या है, वो अगर आप देखें गौर से, IFRS कहते हैं कि एनीथिंग, या रिसोर्स कह लो, रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी। रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी, इसका क्या मतलब है भाई? सबसे पहले IFRS ने कहा कि देखो, यहाँ पर मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूँ। एक तो वर्ड एंटिटी, एंटिटी का मतलब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी इदारा। दूसरा उसने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या है? कोई भी वसीला, कोई भी चीज, कोई भी ऐसी थिंग को आप कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, यानी यहाँ पर 3 वर्ड्स हमारे पास बहुत हैं। एक तो रिसोर्स, आपको बता दें रिसोर्स का मतलब क्या है। कोई भी वसीला, कोई भी जरिया, कोई भी चीज। एक है एंटिटी। एंटिटी का मतलब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी इदारा। एक वर्ड है कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। यहाँ पर आके लोग मिस कर देते हैं चीज। यहाँ पर IFRS की डेफिनेशन में अगर ये लिखा होता अ रिसोर्स ओन्ड बाय एन एंटिटी, अगर ये वर्ड लिखा हुआ होता फिर तो मेरा कोई एतराज नहीं था आपकी डेफिनेशन से। IFRS इसलिए कहा है कि भाई रिसोर्स कंट्रोल बाय एन एंटिटी, यहाँ पे वर्ड ओन का लफ्ज आया ही नहीं है। अभी कंट्रोल का वर्ड क्यों आया, इसको कंक्लूड करने के लिए सबसे पहले मैं एसिड की डेफिनेशन मुकम्मल करता हूँ। फिर मैं इस कंट्रोल के वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है कि पूरी क्लास इसी में लगे कंट्रोल के वर्ड को explain। ठीक है, बहुत बारीकी पॉइंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसके दूसरे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। पहला समझ में आ गया, रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी। यहाँ पे वर्ड ओन यूज नहीं हुआ, कंट्रोल यूज हुआ। कंट्रोल खुद क्या है ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ। दूसरा इसका है, जी। वो पार्ट है, वो है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट का मतलब हुआ कि माजी में गुजरा हुआ कोई भी वाकया। वही कहता है कि एसेट आप तब बोलेंगे किसी भी चीज को जब कोई भी एंटिटी, कोई भी कंपनी उसको कंट्रोल करेगी। तो उसकी चीज ये आपके पास आज अगर मौजूद है ना, तो माजी में कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से आज है। बड़ी आसान से एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास आज, आपके सामने आपका लैपटॉप मौजूद है। ये लैपटॉप आज आपका एसेट कैसे है, इसमें शुरू के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। पहली चीज, रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी। क्या आप उस लैपटॉप को कंट्रोल कर रहे हैं? अच्छा, कंट्रोल की फिलहाल डेफिनेशन ये समझ लीजिए कि अगर उसका फायदा हुआ तो आपको फायदा, अगर इसका नुकसान है तो आपका नुकसान। यानी अगर आपका ये लैपटॉप आज जल जाता है तो क्या आपका नुकसान हो गया? जी। अच्छा, इस लैपटॉप से लेक्चर लेके आप फायदा हासिल कर पा रहे हैं, जी। मतलब आप उस लैपटॉप को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे ही है। जी। अच्छा, लैपटॉप खरीदा किसने? सभी भाई ने। हाँ, तो लैपटॉप का मालिक कौन हुआ? मैं। कि आप किससे हुए भाई? खरीदा तो उन्होंने उन्होंने है ना। चले सभी भाई। ठीक है। अच्छा, तो ये आप रिसोर्स है, एक लैपटॉप है, ठीक है। इंटिटी है, हाँ आप खुद इंटिटी है। क्या इसको कंट्रोल कर रही है? हाँ सर कंट्रोल कर रहे हैं। अगर इसका नुकसान हो गया तो फिर मेरा नुकसान है, मुझे पे करने पड़ेंगी चीजें, पैसे। अच्छा, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट आया है, अभी आपने कैसे पता लगाया? हाँ सर, माजी में हम गए थे मार्केट, वहां से लैपटॉप खरीदा था। तो वो जो खरीद रहा जी। था वो ऐसा पास्ट इवेंट था जिसकी वजह से आज ये लैपटॉप मेरे पास मौजूद है। ये 2 लाइनें आपको जी। समझ में आ गई? जी। अच्छा, अब तीसरी लाइन सुनिएगा।
तीसरी लाइन वो कहता है कि फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर expected to flow to the entity। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि आज अगर आपने ये एसेट आपके पास पड़ा हुआ है, आप इसको कंट्रोल भी कर रहे हो, पास्ट इवेंट की वजह से आपके पास मौजूद भी है, लेकिन इसका फायदा आपको फ्यूचर में भी मिलता रहेगा। एंटिटी ने ये इस उम्मीद से इस एसेट को खरीदा है कि मुझे फ्यूचर में भी ये एसेट फायदा देता रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि एसेट का बेनिफिट हमेशा फ्यूचर में मिलता है। जिस दिन आप एसेट को खरीदते हो, सारा का सारा बेनिफिट आपको उस दिन नहीं मिलता, आप आहिस्ता आहिस्ता करके उससे बेनिफिट ले रहे होते हैं। बड़ी आसान से एग्जांपल देता हूँ इसकी। आपके पास जो लैपटॉप है, क्या आप उसके ऊपर कल भी लेक्चर्स लेंगे, परसों भी लेक्चर्स लेंगे, उसके बाद भी लेक्चर्स लेते रहेंगे? एक छोटा जी। सा सवाल, यानी कि आपका जो ये बेनिफिट है, ये सिर्फ आज के दिन तक नहीं है कि आपने खरीदा और बेनिफिट ले लिया और बेनिफिट खत्म। ये मल्टीपल टाइम्स आप जी। इसका बेनिफिट्स लेते रहेंगे, फ्यूचर में इसका बेनिफिट्स आपको मिलता रहेगा। ये तीन चीजें अगर किसी भी यस। चीज में आ जाती है ना, तो वो आपका एसेट कहलाता है। तो मुझे बताए, आपकी डेफिनेशन में और मेरी डेफिनेशन में फर्क है या नहीं? क्योंकि मैंने तो कॉलेज में लाइक जो मिस ने पढ़ाया था ना, जो वो आपको जी बताया जी। था। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है। मैंने आपको कहा ना, गलत बता दें कोई इशू नहीं। एटलीस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो इट इज सफिशिएंट, यही यही बहुत है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताएं। मैं यहाँ पर एक वर्ड एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका हमने ऊपर डिस्कस किया, कंट्रोल के नाम से। अब मैं इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है? अच्छा जी, आपका नाम मैं भूल जाता हूँ बाद में। आपका नाम क्या है? कमल। कमल। हाँ। अच्छा जी, भाई कवल ने सोचा कि सर हम एक काम करते हैं, मैं एक बिजनेस ओपन करना चाहती हूँ। किस चीज़ का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं कवल? कोई भी ऐसी चीज जिसका फ्यूचर में कभी सोचा हो कि ये एक अच्छा बिजनेस है, किया जा सकता है। हम अगर ओरियो बिस्किट का लाइक बिस्किट का अगर हम एक चलो ठीक है, बिस्किट्स कर लेते हैं, कंपनी ठीक है। खोले। बिस्किट्स कर लें, जी। चॉकलेट्स कर लें, है ना? जी। चल चले, हम एक चॉकलेट्स का बिजनेस करना चाहते हैं। अब इस बिजनेस के लिए हमने ये सोचा कि यार, इस बिजनेस में हम क्या करेंगे, चॉकलेट्स बनाएंगे, चॉकलेट्स बना के फिर बेचेंगे। हमारे जो भी खरीदने वाले सप्लायर्स होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी जो हमारी चॉकलेट्स खरीदेंगी, हम उनको होम डिलीवरी दे दिया करेंगे। यानी हम उनको क्या करेंगे, चॉकलेट्स उनके डिजायर्ड डेजिग्नेशन तक पहुंचाएंगे। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कराची में चॉकलेट्स बना रही हूँ और मेरा कोई सप्लायर लाहौर में भी है, मैं उसको लाहौर तक ये चॉकलेट्स पहुंचाऊंगी, जिसके लिए मुझे एक वहीकल की जरूरत पड़ेगी। वहीकल का मतलब क्या है? कोई गाड़ी जिसके ऊपर में चॉकलेट, ऐसी बात है, फिल करके और आगे लेके जानी है। अब कमल के पास सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट के लिए उसके पास एक छोटी सी फैक्ट्री होनी चाहिए, उसके लिए लैंड होनी चाहिए, उसके लिए जो है वो एक छोटा सा वो बना हुआ होना चाहिए, फैक्ट्री टाइप। कोई छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई होनी चाहिए। फिर मशीनरी होनी चाहिए जो चॉकलेट्स बनाएंगी। फिर लोग होने चाहिए जो कि वहाँ पे काम करेंगे, जिनको आप सैलरी पे करेंगे। फिर वहां पर आप ये डिलीवरी व्हीकल मिलेंगे। ठीक है, अब कमल के पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी, तो वो सारी की सारी लगा ली। व्हीकल की इन्वेस्टमेंट्स कमल को नहीं बच रही थी। ठीक है, आपने क्या कहा? आपने किया कि आप गई बैंक के पास और आपने बैंक को कहा कि बैंक बैंक मुझे ना लोन चाहिए। बैंक ने आपको कहा कि भाई कितना लोन चाहिए आपको? आपने कहा फॉर एग्जाम्पल गाड़ी मिलती है 1 लाख रुपए की, तो मुझे 1 लाख रुपए का आपसे लोन चाहिए, मेरा बिजनेस है, मुझे उसके लिए व्हीकल खरीदनी है। बैंक ने आपको कहा कि ठीक है भाई, हम आपको दे देंगे। तो आपने उनको कहा कि भाई मैं आपको पैसे तो एक साथ पे नहीं कर सकती। बैंक ने आपको कहा कि ठीक है, एक काम कर लो, आप मुझे 10,000 पर मंथ दे देना, 12 महीनों तक। मैं आपको 1,20,000 रुपये में गाड़ी दे देता हूँ। तो ऐसी बात है, बैंक के सूद तो लेगी ना, 1 लाख वाली गाड़ी 1,20,000 में दे रही है आपको, क्योंकि आप उसको पर मंथ पे कर रहे हो 10,000 रुपये, किस्तों पे ये सामान खरीद रहे हो। बैंक ने आपको गाड़ी दे दी और बैंक ने कहा कि भाई एक काम ये कर लेना, व्हीकल आप अभी लेके चले जाओ, गाड़ी आप अभी लेके चले जाओ, लेकिन गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं
गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको अभी नहीं मिलेंगे। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स बैंक के नाम पर ही रहेंगे, जब तक आप ये 1,20,000 पूरे के पूरे पे नहीं कर। अच्छा, यहाँ तक का पूरा सिनेरियो समझ में आ गया आप? जी। अच्छा, आपने गाड़ी ली और चले गए बिजनेस के करने के लिए, ठीक है। अच्छा, गाड़ी इस जी। वक्त किसके पास है? मेरे पास। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स किसके पास है? बैंक के पास। तो गाड़ी का ओनर अभी कौन है? बैंक। ठीक है। अच्छा, अब कमल सीधा सीधा चली गई फैक्ट्री में, वहां से चॉकलेट्स वगैरह उठाए, और एक सप्लायर था उसको डिलीवर करने के लिए, जैसे ही वहां आपकी गाड़ी निकली, और निकलते ही एक्सीडेंट, गाड़ी का बेड़ा खराब। सही है। अब गाड़ी पे खर्चा फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए का। आप गए बैंक के पास, आपने बैंक को बोला भाई आपकी गाड़ी का नुकसान हो गया। बैंक ने बोला ठीक है, मतलब 50,000 रुपए का नुकसान है, 50,000 रुपए का नुकसान पे करें। अब मुझे ये बताएं, बैंक ने आपको पैसे देने हैं या नहीं देने, पहले तो ये मुझे बता बैंक क्यों पैसे देगा, हम देंगे ना पैसे तो। दें भाई। आपने बैंक को जाके चैलेंज किया है कि भाई ओनर आप है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, गाड़ी आपकी है, 50,000 रुपए दें आप। हाँ तो बैंक दे देगा फिर वो, जो लाइक हम लोग, नहीं पता नहीं। बैंक आपको मना कर देगा, भाई मैं पैसे नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। ठीक है। आपने उनसे सवाल किया भाई क्यों नहीं देंगे आप इस गाड़ी के मालिक, कहते हैं कि आपका एसेट हुआ ना गाड़ी। तो बैंक ने आपके सामने डेफिनेशन खोल के रख दी एसेट की, और आपको कहा कि भाई यहाँ पर मुझे लफ्ज ओन दिखा दो, कहाँ लिखा हो। ओके। रिसोर्स कंट्रोल लिखा हुआ है भाई, यानी कि आपका जो ये है ना, ये गाड़ी आपका एसेट है। और कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि आप, नुकसान है तो आप भरोगे, फायदा है तो आपका फायदा। तो गाड़ी अगर चॉकलेट पहुंचा देती तो वहां से जो फायदा होता वो किसको मिलता? आप बोलते ये मिलता, तो भाई आपका फायदा। और अगर अभी गाड़ी का नुकसान हुआ है तो ये भी किसको नुकसान होना चाहिए? आपको होना चाहिए। मैंने थोड़ी ना गाड़ी ठोकी है भाई, आप आपके ड्राइवर से गाड़ी लगी है। तो इस वजह से ये नुकसान भी आपका नुकसान है। तो इस वजह से हम कभी भी ऐसे वर्ड सिर्फ ओन यूज नहीं करते, हम बोलते हैं कंट्रोल। और कंट्रोल कैसे पता लगता है? जब हमारा फायदा और नुकसान भी हमारा। अब मुझे आप ये बता दें कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? जी। यहाँ तो कोई मसला? नहीं। अच्छा जी। मैं एक चीज और यहाँ पे छोटी सी एक्सप्लेन कर लूँ, यहाँ तक रुक के। अब आपको असल डेफिनेशन ऑफ एसेट्स का आइडिया हो गया? जी। ठीक है। अब एसेट के अंदर आप जब भी आपको कोई भी ये बोले, कोई भी आपसे पूछे कि भाई हमें बताओ कि एसेट की जो है वो डेफिनेशन क्या है, या कोई भी चीज हमारा एसेट है या नहीं है, तो हम उसमें तीन चीजें देखेंगे। पहली चीज कि आज वो हम कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरी चीज तो पास्ट की वजह से आई, और तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फायदा हमें फ्यूचर में मिलेगा। इसको बड़ा जहन नशीं कर लीजिएगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल और अच्छे तरीके से दे देता हूँ। आपने जो है वो बिजली का बिल पे किया, सही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। जी। ये आपके पास क्या है? एसेट है, एक्सपेंस है, अभी तक कॉलेज की नॉलेज के हिसाब से? इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि आपके पास आए हैं फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये। ये क्या चीज है इलेक्ट्रिसिटी बिल? हाँ हाँ, गलत एसेट्स, बता दें। क्योंकि हमने यूज किया हाँ नहीं। हाँ, ठीक है। चलो, आपने मुझे कहा कि ये क्या है? एसेट है, ऐसा ही है। अब मैं आपसे तीन जी। सवाल करता हूँ, एसेट की कैरेक्टरिस्टिक्स दें। सबसे पहले, ये जो बिल है, क्या ये कोई रिसोर्स है? नहीं, ये एसेट्स नहीं है। हाँ हाँ, ये एसेट नहीं है। ठीक है।
क्या ये पास्ट इवेंट की वजह से हुआ है? हाँ, माजी में हमने बिजली नहीं। यूज की थी। यस यस यस। माजी में हमने बिजली यूज की थी, तभी तो आज हमें बिल मिला है। क्या ये जो जी। बिजली का बिल हमें मिला है जनवरी का या पूरे साल का, क्या ये फ्यूचर में फायदा देगा? नहीं। नहीं सर, इसका फायदा हम ले चुके हैं। बिजली का बिल तो तब मिलता है ना जब आप बिजली यूज कर चुके होते हो। तो जब इसका फायदा आप ले चुके हैं ना, तो ये आपका एसेट नहीं है, ये आपका एक्सपेंस बन जाएगा। देखो, एसेट और एक्सपेंस में एक ही चीज का मेजर फर्क है कि एक्सपेंस का फायदा आप ले चुके होते हैं, और एसेट के अंदर फायदा आपको लेना होता है फ्यूचर के। बड़ी कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके पास जो एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, या अभी जो एम्प्लॉय काम कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आपने हायर किया है और उसको आप सैलरी पे करते हैं, तो वो सैलरी आप मंथ के एंड में देते हो, मंथ के शुरू में देते मंथ के एंड में। हो? मंथ के एंड में। यानी कि वो आप उससे फायदा ले चुके हो, पूरा महीना उसने आपके पास काम किया और आपने उसको महीने की सैलरी दी, तो पहले बेनिफिट ले लिया, उसके बाद आपने उसको सैलरी पे की। जब भी ये सिचुएशन जी। आती है ना, बेनिफिट ले चुके होते हैं और बाद में पेमेंट करते हैं, तो उस चीज का नाम है एक्सपेंस। अगर एक चीज की पेमेंट कर चुके हैं पर उसका फायदा अभी तक नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने एक साथ 1 लाख रुपए पे कर दिए, 10 लाख रुपए पे किए, 20 लाख रुपए पे किए, तो क्या मुझे 20 लाख रुपए का फायदा मिल गया है? मैं गाड़ी खरीदूंगा, फिर बिजनेस में लाऊंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका यूज करता रहूंगा। ये फ्यूचर बेनिफिट है। ये फ्यूचर बेनिफिट है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, आपके पास जो फर्नीचर होता है आप खरीद के लेकर आते हैं, तो क्या वो उसका फायदा आपको फौरन मिल जाता है, वो थ्रू द ईयर ले रहे होते हैं आप, कि भाई ये 5 साल तक चल जाएगा, नहीं। 4 साल तक चल जाएगा? हाँ, वो एसेट से फ्यूचर बेनिफिट मिलता है हमें। एग्जैक्टली exactly। तो बस ये 3 चीजें आपने जहन में रखनी है कि पहला तो वो रिसोर्स होना चाहिए, पास्ट डेबिट की वजह से होना चाहिए, और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उस पर हमें मिले, तो इसका नाम क्या होगा? एसेट होगा। और अगर कोई ऐसा चीज है जो इसका फायदा हम ले चुके हैं, पेमेंट की है या नहीं की है वो एक अलग बात है, लेकिन फायदा ले चुके हैं, बेनिफिट हासिल कर चुके हैं, उसको हम हमेशा एक्सपेंस की कैटेगरी में कर सकते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? जी। यहाँ तक कोई भी मसला है तो हम मुझसे पूछ लें। एसिड की डेफिनेशन क्या है? नहीं। अच्छा जी, अब एसिड की क्लासिफिकेशन में जंप करते हैं। एसिड की क्लासिफिकेशन में सबसे पहली एसिड की क्लासिफिकेशन है नॉन करंट एसिड। पता है ये क्या होते हैं? जी। इस मतलब ये नहीं पता, बस ये पता है कि लाइक फिजिक टेंगिबल इनटेंगिबल इससे कुछ लाइक रिलेट अच्छा, करता है ये। नॉन करंट एसिड ऐसा एसिड होता है जिसका फायदा आपको एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा का हो। सर, ये अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड होता है वो पीरियड जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस ये 12 महीने, क्योंकि साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है ना आपके पास। जी। ठीक है, तो साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, तो 12 महीने हो गए उसके अंदर, तो आप 12 महीने की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तो अगर कोई ऐसा एसेट है जिसका फायदा आप एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा का ले रहे हैं, यानी 12 महीने से ज्यादा का ले रहे हैं, तो वो आपके पास नॉन करंट एसेट कहलाता है। इसकी एग्जांपल्स में आपके पास व्हीकल आ जाती है, यानी गाड़ियां। जाहिर सी बात है, गाड़ी आपको 1 साल से ज्यादा का फायदा देती है, 3 3 4 4 साल, 5 5 साल चलती है। फर्नीचर, ये भी आपको 1 साल से ज्यादा का फायदा देता है। इसकी और एग्जांपल्स अगर मैं दूं तो आपके पास जो है वो कोई प्लांट लगाया है आपने, मशीनरी लगाई है बहुत बड़ी, तो ये वो एसेट्स है जो आपको 12 महीने से ज्यादा का अरसा जो है वो आपको बेनिफिट दे रहे हो। अच्छा, इसके बारे में इसका अपोजिट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है? जो जो बस। आपको लेस देन 12 मंथ्स आपको बेनिफिट, 12 महीने से कम यस। के अरसे में आपको फायदा, 6 महीने के अंदर खत्म हो जाए, 2 महीने के अंदर खत्म हो जाए, 1 महीने के अंदर उसका बेनिफिट मिल जाए। इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स आपको मिल सकती है? बहुत सारी है। सेल। इन्वेंट्री। इन्वेंट्री। जी। इन्वेंट्री क्या होता है? वो स्टॉक जो होता है। इन्वेंट्री वो स्टॉक है जो हम खरीदते हैं बेचने के लिए। जी। तो क्या जब भी हम कोई इन्वेंट्री खरीदते हैं वो 1 साल के अंदर अंदर बिक जाती है? लाजमी नहीं, लाइक ऐसा लाजमी नहीं हो। पता नहीं है। हो सकती है। मैं आपको एक बात हो बताऊं, सकता बिक है। जाती है। इन्वेंट्री ओके। आपकी 1 साल के अंदर अंदर बिक जाती है।
जब भी इसको करंट एसेट्स में क्लासिफाई किया जाए। तो आप मुझसे एक सवाल कर सकते हैं अभी कि सर अगर ऐसा है तो फिर जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमें दिख रहा होता है सबसे पहले नॉन करंट एसेट दिखेंगे, जो भी एक्स वाई जी आ गए। फिर करंट एसेट दिखेंगे, उसमें एक करंट एसेट इन्वेंट्री भी आएगा। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2025 के बनाए, फिर 2026 आया, फिर 2026 आया। 2026 की जब मैंने बैलेंस शीट बनाई, उसमें दोबारा से नॉन करंट एसेट्स होंगे, तो उसमें जितने भी नॉन करंट एसेट आ गए, फिर करंट एसेट्स आएंगे, उसमें फिर इन्वेंट्री आएगा। ये 2026 की है। सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि नॉन करंट एसेट की बात तो मुझे क्लियर है, समझ में आती है कि भाई ये एक साल से ज्यादा का फायदा देते हैं, इसलिए 25 में भी मौजूद है, 26 में भी मौजूद है। इन्वेंट्री 25 में भी मौजूद है, 26 में भी मौजूद है। ये तो करंट एसेट्स है ना, ये तो एक साल के अंदर खत्म हो लेकिन जाते फिर हैं। हम न्यू स्टॉक लेकर आ जाते हैं ना। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि हम न्यू स्टॉक लेकर आते हैं। इन्वेंट्री एक तरह से आती जाती है, दूसरी तरह से सेल होती जाती है। तो जो नया स्टॉक आ रहा होता है ना, वो बेसिकली रिप्लेस कर रहा होता है पुरानी वाली इन्वेंट्री को। ठीक है। तो इस वजह से इन्वेंट्री हमेशा करंट एसेट ही होती है। ठीक है। यहाँ तो कोई सवाल है तो मुझे बता दो। नहीं। चले, एक और चीज, टेंजिबल और इंटेंजिबल, अभी अभी आपने डिस्कस किया खुद ही। मुझे बता दे टेंजिबल और इंटेंजिबल में क्या फर्क टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं लाइक जो फिजिकली हम टच कर सकते हैं, है। ठीक है। और इंटेंजिबल वो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, लाइक हाँ। जैसे कि, जैसे कि मुझे एग्जाम्पल नहीं पता, लेकिन टेंजिबल की पता है, जैसे लैंड हो हाँ। गया, कैश हो गया, इसको हम टच ठीक कर है। सकते हैं फिजिकली, हम लोग ठीक है, हाथ में ले सकते, सॉफ्टवेयर्स। मतलब इंटेंजिबल टच की कर सकते हैं। इंटेंजिबल की इंटेंजिबल की सबसे बड़ी एग्जांपल सॉफ्टवेयर्स। जी। आपके पास एक लैपटॉप है, लैपटॉप टेंजिबल है, लेकिन इस लैपटॉप पे यूज होने वाला जो ये एप्लीकेशन चल रही है जूम, जिसके ऊपर आप क्लास ले रहे हैं, क्या इसको आप टच कर सकते हैं? नहीं। नहीं, तो ये इंटेंजिबल बन गया। जूम, जूम है जो सॉफ्टवेयर चल रहा है। आपके मोबाइल फोन पे बहुत सारी एप्लीकेशन होंगी, व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, बहुत सारी ऐसे सॉफ्टवेयर है, उनको आप टच कर सकते हैं। नहीं। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, इंटेंजिबल हो गया। तो सॉफ्टवेयर इसकी मेन एग्जाम्पल है। लाइसेंस, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलते हैं, या आपको कोई बिजनेस करने का लाइसेंस मिल गया, तो ये जो लाइसेंस है ये भी क्या है, इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि इसको भी आप टच नहीं लेकिन कर उसको तो हम टच कर सकते हैं। सकते। यही सवाल आपसे एक्सपेक्ट करता है। अच्छा, अ, इसकी एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं एक छोटा सा सिनेरियो आपके सामने, देखिए, आपके पास एक लाइसेंस है, कागज का टुकड़ा है। ठीक है। तो उस कागज के टुकड़े के ऊपर आपके पास लिखा हुआ है कि भाई गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप 2 साल तक ड्राइव कर सकते हैं। 2 साल के बाद आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा, लेकिन 2 साल तक आप ड्राइविंग कर सकते हैं। अब मुझे एक चीज ये बताएं, आपको आपको जो गवर्नमेंट ने कागज का टुकड़ा दिया है, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि हम आपको ये राइट देते हैं कि आप 2 साल तक ड्राइविंग कर सकते हैं, इसमें वैल्यू किस चीज की है, उस कागज के टुकड़े की, या वो जो लिखा हुआ है राइट देते हैं उसकी? जो लिखा हुआ है उसकी। और राइट जाने के आपको हक देते हैं, तो जो हक दिया गया है उसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस है? नहीं। नहीं है अच्छा। बिल्कुल। अगर मैं इस पे ही मिटा दूं, उस कागज के टुकड़े पे राइट वाला वर्ड मिटा दूं, तो हम आपको राइट नहीं देते, राइट वाला वर्ड ही हटा देता हूँ, तो अब उस कागज के टुकड़े की कोई वर्थ है? नहीं। नहीं। तो प्रूफ के तौर के ऊपर आपको जाहिर सी बात है कोई ना कोई फिजिकल चीज चाहिए, जिसके ऊपर आप अपनी इंटेंजिबल चीज या जिसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है उसको दिखा सके। तो यहाँ पर वर्थ उस ड्राइविंग लाइसेंस पे कागज के टुकड़े की नहीं है, उस राइट की है, उस हक की है जो गवर्नमेंट ने आपको दी है। इस वजह से ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स पे आ जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या कोई भी लाइसेंस हो गया, लाइसेंस जैसे बिजनेस, कुछ लोग कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिसको करने के लिए लाइसेंस चाहिए। जैसे कोई शुगर फैक्ट्री अगर आप लगाते हैं, तो शुगर फैक्ट्री आप ऐसे नहीं लगा सकते, आपको पहले शुगर फैक्ट्री में लगाने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए। चीनी बनाने वाली जो फैक्ट्री, गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी, उसके बाद जाके आप वो चीज करेंगे। तो अब जो वर्थ है ना, लाइसेंस पे कागज के टुकड़े की नहीं है, उस हक की है, उस चीज की वर्थ है जो चीज आपको गवर्नमेंट ने अलो की है कि भाई हाँ ठीक, ठीक है, आप जाके फैक्ट्री लगा सकते हैं। गॉट इट? जी। जी। बेहतरीन। अच्छा जी।
इंटेंजिबल भी क्लियर हो गया, टेंजिबल भी क्लियर हो गया। टेंजिबल भी मैंने आपको बता दिया कि भाई इसमें जो है वो करंट, नोट करंट होते हैं। नॉन करंट वो होते हैं जो 12 महीने से ज्यादा के अरसे फायदा देते हैं, और करंट वो होते हैं जो कि हम्म। 12 महीने से कम पे हमें फायदा देते हैं। उसके बाद हमने जो चीज सीखी वो सीखी कि भाई हमारे पास वो होते हैं इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल्स वो होते हैं जो कि हमें नजर नहीं आते, जिनकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होती है। और टेंजिबल वो होते हैं जिनकी कोई ना कोई फिजिकल सब्सटेंस होती है। एसिड्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा एसिड्स के अंदर और कोई भी चीज नहीं आती। अब मैं यहाँ पर डिस्कशन खत्म करके और एसिड को शायद दोबारा कभी डिस्कस ही नहीं करता, अगर हम फर्स्ट ईयर अंडर पढ़ते तो। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? एसीसीए, है ना? जी। तो एसीसीए में हर चीज का मैंने बताया था आपको, कोई ना कोई स्टैंडर्ड होता है। सही है? कोई ना कोई कानून होता है जिसके ऊपर हमें चीजें बतानी होती है, लिखनी होती है। अच्छा, अब मुझे आप जितने भी एसिड्स आपको अभी दिमाग में याद है ना, मुझे उनके तरह नाम बता दीजिए, जो जो आपको एसिड्स पता है। बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग, ठीक लैपटॉप है। हो गया, बुक्स हो गई। बिल्डिंग्स। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, नहीं, कमल, बिल्डिंग हो गई, हाँ। लैंड हो गई, और लैंड। लैपटॉप हो गया, फ्रिज हो गया। लैपटॉप्स, ठीक है। चलो फ्रिज भी मान लेता हूँ, चलो फ्रिज। उसके बाद और कुछ? फोन। अच्छा, बिजनेस को दिमाग में रख के एग्जाम्पल्स दें, ठीक है। क्या आपका कोई बिजनेस है, और बिजनेस पे आपने क्या क्या लगाया हुआ है, वहां पर क्या क्या एसेट्स हो सकते हैं? मोबाइल फोन भी रखते हैं, और बताएं। ब्रांड का नाम हो गया, क्या बताऊं, कंपनी, लाइक अगर हम जैसे उसका जो सामान मटेरियल ले रहे हैं वो हो गया। एक सेकंड, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री। जी। और और कैश, और, कैश। और इस वर्ड के बारे में कभी सुना है? अकाउंट रिसीवेबल। जी। ठीक है, और? अकाउंट। चलिए फिलहाल के लिए इतने रख सर लेते हैं, मुझे ठीक है। बस इतने ही आता है। हाँ चलो, चलिए इसको ये ऐड कर दिया। बिल्डिंग जिस आप स्टैंडर्ड की तहत पढ़ते हो ना, उसका नाम है IS 16, ठीक है। और इस स्टैंडर्ड का पूरा नाम है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो जब भी मैं बिल्डिंग्स के बारे में चीजें बताऊंगा ना अमूमन, तो इंशाल्लाह जरूर जब आगे चल के हम स्टार्ट भी करेंगे तो मैं सिर्फ बिल्डिंग बता के नहीं छोड़ूंगा। मुझे पूरा स्टैंडर्ड बताना पड़ेगा जिसका हम नाम दे रहे हैं IS 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड जी। इक्विपमेंट। गॉट इट? यस। अच्छा, लैंड, जब भी आप लैंड के बारे में पढ़ोगे ना, तो लैंड भी आपको जाहिर सी बात है, अब क्योंकि हम ICCA में हैं तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस स्टैंडर्ड से रिलेट करती है। तो लैंड भी हम पढ़ते हैं यहाँ पर IS 16 के अंदर। लैपटॉप्स, पता है लैपटॉप्स ये कहाँ पर होने चाहिए? सबसे पहले पता है लैपटॉप्स करंट है या नॉन करंट है? लैपटॉप नॉन करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो ये मेरे पास कहाँ आने चाहिए फिर? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। फ्रिज बता दें। इक्विपमेंट। फ्रिज भी नॉन करंट एसेट्स है, मगर ये कहाँ आना चाहिए मुझे। अच्छा, मोबाइल भी मोबाइल बताएं। मोबाइल कहाँ आने चाहिए? नॉन करंट एसेट्स, IAS 16 प्रॉपर्टी। ये कहाँ जाना चाहिए? इन्वेंट्री।
ये करंट एसेट्स हैं, पता नहीं। इसके लिए है IS2, जिसको हम नाम देते हैं इन्वेंट्री। जी। इसका सो चुका है ये, जी। है ना। चलो कोई बात नहीं, ये केस कहाँ जाना चाहिए, इसका कोई स्टैंडर्ड होगा। ये भी IAS जो में नहीं, IFSR, IFRS, IF फाइनेंशियल। अकाउंट रिसीवेबल कहाँ जाने चाहिए। देखें, अब मैं यहाँ पर रुके ना, एक छोटी सी चीज आपको बता। जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ना आगे चल के अकाउंटिंग, अभी तो मैं कोई चीज ऐसी एक्सप्लेनेशन, अभी तो मुझे लाइबिलिटी एक्सप्लेन करना है, इक्विटी एक्सप्लेन करना है, एक्सपेंसेस एक्सप्लेन करने हैं, और उसके बाद फिर मैं स्टैंडर्ड्स पढ़ाऊँ। ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ ये बताने का मकसद सिर्फ इतना था मेरा, कि इसके के अंदर ना हम फर्स्ट इंटर वाली अकाउंटिंग को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि फर्स्ट इंटर वाली अकाउंटिंग एब्सलीट हो चुकी है। वो आपके प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे आपने अगर कॉलेज ज्वाइन किया हो तो आप एक वर्ड बार बार सुनते हैं, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इस टाइप की चीजें। जी। तो अब ये एब्सोल्यूट हो चुके हैं, डिस्काउंट अलाउंट नाम का कोई भी जो है वो टॉपिक अकाउंटिंग में अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब IFRS 15 वो आ चुका है, जो रेवेन्यू के बारे में बता रहा होता है, और उसके हिसाब से डिस्काउंट अलाउड नाम की कोई भी चीज है ही नहीं। ठीक है। और मेरा फोकस आपको स्टैंडर्ड्स पढ़ाने पर होगा। लाइक जब मैं आपको IS 16 पढ़ाऊंगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो उसमें हम तकरीबन नॉन करंट एसेट्स की चीजें पढ़ रहे होंगे कि नॉन करंट एसेट्स कैसे खरीदेंगे, उनकी कॉस्ट क्या होगी, वो हमें कैसे कैसे बेनिफिट दे रहे होंगे, सब चीजें। जब मैं आपको इन्वेंट्री के बारे में बता रहा हूँ, तो हम वो IS 2 में पढ़ेंगे, इन्वेंट्री कैसे रिकॉर्ड होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो सब कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए, IS 2 के हिसाब से होगा। जब मैं आपको कैश के बारे में बताऊंगा, अकाउंट रिसीवेबल के बारे में बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताऊंगा। बाद लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जैसे अगर मैं शेयर खरीदूंगा, जी। तो मैं तो शेयर होल्डर बन गया, लेकिन मेरी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर शेयर खरीद रही है, तो मेरी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, तो वो इन्वेस्टमेंट्स में दिखाऊंगा, वो भी मेरा एसेट है। तो वो मैं कहाँ जाके लिखूंगा, जी। वो IFRS 9 का जाके पार्ट बनती है। तो अब हम स्टैंडर्ड्स के बारे में सीखें। ठीक है। तो बस ये चीज है, मैं सही तो जी। जी। हाँ हाँ, बताएं। जी जी ये बताएं। तो IAS है, ये तो लाइक पुराने लॉज है ना, अब तो न्यू आ गए ना IFRS। तो हम फिर IAS को क्यों डिस्कस करें? देखें, आपके पास लॉज के अंदर दोनों लॉज हैं, IFRS भी है और ISS भी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रिप्लेस हो गई। ठीक है। जैसे पहले एक IS 17 हुआ करता था, जो रेवेन्यू के बारे में बता रहा होता था। अब उसको रिप्लेस करके IFRS 15 कर दिया गया for example। ठीक है। तो वो उसको रिप्लेस कर दिया गया, तो वो रिप्लेस हो गया। लेकिन IS 16 जब बना, जब से लेकर के अभी तक उसके रिप्लेसमेंट में कोई IFRS आया ही नहीं, तो वो आज भी एप्लीकेबल है। तो ISS के जितने भी स्टैंडर्ड्स है ना, वो कुछ IS एप्लीकेबल है और कुछ IFRS एप्लीकेबल है। IFRS जो अभी जितने भी स्टूडेंट्स बना रहा होता है बोर्ड, वो IFRS नाम देता है। लेकिन इससे पहले पुराने वाले जो बन चुके हैं, जो कि अभी तक वैलिड हैं, चल रहे हैं, जिनमें कोई चेंजेस नहीं आए या माइनर से चेंजेस आए और वो उसी में इनकॉर्पोरेट कर दिए गए, तो उसके लिए अलग से लॉ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो वो भी एप्लीकेबल है। तो जो भी अभी हमने सामने लिखे हैं ना, वो सारे के सारे एप्लीकेबल है। जैसे कि अभी मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल दे सकता हूँ। IAS 1, IAS 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताता है कि उनकी प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए। अभी तक ये बिल्कुल एप्लीकेबल है, अभी तक ये बिल्कुल चल रहा है। लेकिन 2027 से ये रिप्लेस होके बन जाएगा IFRS 18। तो जब ये IFRS 18 आएगा ना, तब IAS 1 खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट पे आ रहा है। लेकिन अभी तक जो कि IFRS 18 आया नहीं है, तो IAS 1 अभी भी एप्लीकेबल। ठीक है। तो इस तरीके से है। तो इसका समझिए कि ऐसे होगा कि IAS 16 की जगह पर कोई और IFRS आया नहीं है, इसलिए वो अभी तक IAS 16 चल रहा है। IAS 2 की जगह पर भी कोई और IFRS आया नहीं है, इसलिए वो IAS 2 ही चल रहा है। ठीक है। गॉट इट। जी। चलो, बेहतरीन। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पर इस चीज को एंड कर लेते हैं। ठीक है। और हम इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल जो है वो इसको फिर कल
मजीद डिस्कस करेंगे। कल मैं लाइबिलिटी डिस्कस करूंगा, इक्विटी, एक्सपेंसेस और इनकम। ये जैसे ही खत्म हो जाएंगे तो हमारे फाइनेंशियल एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास एसीसीए वाइज कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं और उन स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। जी। चले, थैंक यू सो मच। अभी हम, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास हमारी 4 बजे थी, तो हम 4 बजे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। 12:30 तो हो गए, तो हम 4 बजे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्कस कर लेंगे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स हैं, वो पहला टॉपिक तो यही है कि डिफरेंस बताएं हमें। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंस। तो हम उसके आगे भी चीजें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से। जी। चलो ठीक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह